नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो है ये है आईटीएस सेकंड ईयर के बच्चों के लिए जो फिटर ट्रेड से हैं। उनका सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 चैप्टर का नाम है असेंबली। उससे क्वेश्चन नंबर 151 से 151 से लेके 165 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है। कई बच्चों का सवाल होगा कि इस वीडियो में हमने कम क्वेश्चन क्यों लिए हैं। तो हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि 165 पे आपका जो चैप्टर है असेंबली ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद से आपका जो अगला चैप्टर है गेजेस ये शुरू हो जाएगा। तो हम इसको क्वेश्चन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर की अगर वीडियो देखना चाहे तो आसानी से देख सकता है। ठीक है। तो इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 165 तक। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में कहता है विच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉयज। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। इससे ठीक पहली वीडियो में जिसका लास्ट क्वेश्चन हमने व्हीकल पे खत्म किया था, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि व्हीकल क्या होता है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जैसे आपका ट्रक हो गया, स्कूटर हो गया, गाड़ी हो गया, इन सबको भी हम व्हीकल्स बोलते हैं। व्हीकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसपे आप किसी चीज को रखते हैं और वो उसको ट्रैवल करवाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्हीकल। जैसे आपने ट्रक में आप ट्रक लाए, आपने ट्रक में अपना सामान रखा, अब वो सामान को लेके उधर जाएगा, तो वो क्या हो गया, व्हीकल। ठीक है, व्हीकल का ये मतलब होता है। जैसा आपका स्कूटर हो गया, आप स्कूटर में बैठते हैं, स्कूटर आपको मूव कराता है इधर उधर, तो उसको बोलते हैं व्हीकल। तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि अगर आपको कॉपर और उसके अलॉयज की लैपिंग करनी है तब आप कौन सा व्हीकल यूज करेंगे। तो आप इसके लिए याद रखें, हम इसके लिए यूज करते हैं सॉल्युबल ऑयल। मैंने आपको बताया था लैपिंग क्या होती है। एक इस तरह से हम एक लैप लेते हैं, ठीक है, इसमें इस तरह से ग्रूव्स बने होते हैं जिसमें हम लैपिंग कंपाउंड भरते हैं। लैपिंग कंपाउंड ऐसा नहीं भरा जा सकता है, इसलिए हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। व्हीकल इसमें और कुछ नहीं, ऑयल होता है। बेसिकली क्या करते हैं, ऑयल के माध्यम से हम एब्रेसिव को इसमें चिपकाते हैं। ठीक है, और ऑयल फिर ये इसकी में लैपिंग प्रोसेस करते हैं, जो एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है। इसका बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉपर और इसके अलॉयज के लिए आप कौन सी व्हीकल का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल ऑयल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 4 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबल ऑयल का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सॉल्युबल ऑयल है उसका रेशियो क्या होता है, तो ये होता है 1:20। इसका मतलब है अगर आपने 20 लीटर पानी लिया है तो उसमें आप 1 लीटर सॉल्युबल ऑयल घोलेंगे। ठीक है, कूलेंट की तरह इसका उपयोग हम लोग करते हैं। 1:20 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग टूल। आपके सामने एक टूल दिखाया। ठीक है, ऐसे तो लैपिंग टूल कई तरह से होते हैं। आपसे पूछा है ये जो स्पेसिफिक लैपिंग टूल आपके सामने है इसका यूज क्या होता है। ठीक, तो इसके ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, आंतरिक सतह के लिए लैपिंग टूल। ऑप्शन सी है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल, और ऑप्शन डी है आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैप। ठीक है, तो ये हमारे सामने फिगर है। मैं आपको सीधे सीधे इसका उपयोग दिखा दे रहा हूँ, उससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये देखिए हमारा ये जो इक्विपमेंट है, ठीक है, जो टूल हमारे यहाँ पे लगा है, इसकी हमको लैपिंग करनी है और इसमें इस तरह से फंसा के इसको लैपिंग की जा रही है। इसको इस तरह से मूवमेंट दिया जा रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हम इसका कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस में इसकी लैपिंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, तो बाहरी जो इसका सरफेस है उसमें कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 152 का सी, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट्स एट 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। देखिए एक टेम्परेचर आता है हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका ग्राफ भी था। ठीक है, ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम तापमान होता है जिसमें जो हमारा कंपोनेंट है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी आपसे पूछा था, ये हमारा ग्राफ होता है बेसिकली। तो जब हम अपने जो हमारे स्टील जो हमारा लोहा होता है उसको हीट करते हैं कार्बन की मात्रा पे, तो ये देखिए ना 720 के आसपास आपको दिख रहा है। तो ये 723 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक पॉइंट होता है, यहाँ पे इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, तो जहाँ भी आपको 723 डिग्री सेल्सियस दिखेगा लगभग, वो हमेशा देखना जनरली लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है।
तो उसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसमें उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द प्रोसेस इफ हॉट स्टील इज कूल्ड स्लोली द ओल्ड स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड एट इट विल हैव फाइन ग्रेन्स दैट मेक्स इट इजीली मशीन्ड। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनिलिंग क्या होती है, हमारी सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है। जब हम किसी चीज़ को अनिलिंग करते हैं तो आपको दो चीज़ें अनिलिंग में ध्यान रखनी है। एक कि हम जिस कंपोनेंट की हमको हीटिंग करनी है, ठीक है, ये हीट ट्रीटमेंट से आपके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा है ऊष्मा उपचार से, कि अगर हमको किसी चीज़ की हीट अनिलिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अब गर्म किस में करेंगे, भट्टी में। तो हम क्या करते हैं, भट्टी में उसको डाल के खूब गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब उसको ठंडा करना होता है तब हम भट्टी की पावर सप्लाई बंद कर देते हैं। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है भट्टी के साथ ही कूल डाउन होता है। तो आपको एक तो मेन बात ये याद रखनी है अनिलिंग से संबंधित कि ये भट्टी में ही हमारा जो कंपोनेंट होता है कूल होता है। और दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अनिलिंग होती है और सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है। और जब भी आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मशीनिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अनिलिंग है उससे हमारी मशीनेबिलिटी सुधरती है। मशीनेबिलिटी का मतलब क्या है, उस पर कार्य करने की क्षमता, ठीक है। जैसा आप उसका कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बाद तो मशीनिंग उसमें बहुत इजी हो जाती है अनिलिंग करने के बाद। तो अनिलिंग हमारी सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है और अगर कोई मटेरियल हमारा सॉफ्ट होगा तो उसमें हम मशीनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मशीनेबिलिटी बढ़ाता है अनिलिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला गर्म स्टील का नाम क्या है। देखिए, आपने कई बार बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा पुरानी वाली, जिसमें तलवार बनाते हुए दिखाते हैं। पहले तलवार को हीट करेंगे, जैसे अली बाबा 40 चोर का अभी एक पहले सीरीज आती थी उसमें भी दिखाया था। मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही आपको बताता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ आपके अच्छे समझ में आए। जैसे जनरली दिखाते अमूमन टीवीज़ में जो पुराने सीरियल्स होते थे उसमें आधा आता था कि कोई कारखाना टाइप का दिखाते थे जहाँ पे तलवार वगैरह बन रही है, ठीक है। एक एग्जांपल इसका आयरन मैन वाली मूवी भी है, जो आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे जो हमारे टोनी स्टार्क होते हैं उनको एक गुफा में बंद किया होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मटेरियल को पहले हीट करते हैं, फिर उसको एकदम से पानी में डालते हैं, तो उसमें एक आवाज़ आती है ना छस करके पानी से। जब हम कोई गर्म चीज़ को एकदम ठंडा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें हार्डनिंग हो जाती है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, कभी तवा या कढ़ाई वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसमें एकदम से आप पानी डालते हैं तो जो आवाज़ आती है ना छस करके एकदम से, तो उससे क्या होता है, हमारा मटेरियल जो होता है हार्ड हो जाता है एकदम, ठीक। तो उसका क्या होता है, ग्रेन अंदर से चेंज होने लगते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है, मार्टेनसाइड बनने लग जाता है, मार्टेनसाइड बन जाता है। जैसे जो हमारा स्टील होता है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऑस्टेनाइटिक होता है, फेराइटिक होता है, पल्लाइटिक होता है। तो इन सब में सबसे हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो मार्टेनसाइड का होता है, ठीक है। ये इन सब के क्रिस्टल अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो फेराइट होता है उसका क्रिस्टल अरेंजमेंट अलग होगा, जो ऑस्टेनाइट होता है उसका अलग होता है, मार्टेनसाइट के अलग अलग रूप में क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो मार्टेनसाइट होता है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अगर गर्म करेंगे एकदम से ठंडा करते हैं तो उसमें हार्डनिंग होती है। जैसा आपने देखा होगा टीवी में कि तलवार को गर्म करा एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है, तो हार्डनिंग होती है। और हार्डनिंग से हमारा क्या बनता है, मार्टेनसाइट बनता है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाएगी आपकी हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी दो तलवारें हैं, ठीक है, एक तलवार ये है और एक तलवार ये है, ठीक। अब हमने क्या करा, दोनों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया इस तरह से। तो जो तलवार कट जाएगी पहले, इसका मतलब वो सॉफ्ट है। और जिसने और तलवार नंबर, मान लीजिए तलवार नंबर 1 और तलवार नंबर 2 को हम आपस में से रगड़ रहे थे, तो अगर तलवार नंबर 2 घिस गई और तलवार 1 को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा तो इसका मतलब हमारी जो तलवार 1 है वो ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, और जो तलवार 2 है ये ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मतलब होता है हमारी किसका, हार्डनिंग का, ठीक। तो ये कह रहा है कि कौन से प्रोसेस से कटिंग एबिलिटी बढ़ती है और वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। वियर रेजिस्टेंस का मतलब अपने को घिसने नहीं देगा, वो घिसन प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है हार्डनिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव
extreme brittleness and induce toughness and shock resistance in steel. चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए हम करते हैं टेम्परिंग। ठीक है, बोलते हैं ना स्टील को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया। हार्डनिंग का मतलब क्या है, आपने उसको बहुत ज़्यादा हार्ड तो बना दिया अपनी तलवार को, मगर आपको पता होगा जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो उसमें ब्रिटलनेस आती है, उसमें भंगुरता आती है, वो चूरा चूरा होकर के टूट सकती है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें टेम्परिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील being heated to required temperature and held in the same temperature for a period of time. स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है हीट ट्रीटमेंट में हम किसी चीज़ को गर्म करा, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा। हमारा एक जनरली चीज़ल है, ठीक है, चीज़ल मतलब छेनी है आपकी वर्कशॉप की, उसको हम दोबारा हार्डनिंग उसकी कर रहे हैं, तो हमने उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। फिर क्या करते हैं, हम उसको एकदम से ठंडा कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है ना, या तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या हम उसको एकदम से कूल कर सकते हैं, या फिर हम उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक ही कुछ देर तक रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब हम क्या करते हैं, उसको कुछ देर तक उसी टेम्परेचर में रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोकिंग। सोकिंग का मतलब सोखना, एक तरह से वो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके अपना अंदर का स्ट्रक्चर चेंज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय तक रखने की प्रक्रिया कहलाती है सोकिंग। तो 158 का ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सोल्यूशन पानी, तेल और हवा का क्या उद्देश्य है। सीधा सीधा इसका उद्देश्य है क्वेंचिंग के काम आता है। क्वेंचिंग मैंने आपको बता दिया, पहले आपने किसी चीज़ को बहुत देर तक हीट करा और एकदम से जब आप उसको पानी में डाल के या ब्राइन सोल्यूशन में डाल के, वाटर में डाल के, ऑयल में डाल के अगर एकदम से उसको ठंडा करते हैं तो वो चीज़ हार्ड हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर अब ये कभी आपका अगर गाड़ी का साइलेंसर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो कभी भी उसमें एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे जो उसका मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो भंगुर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर हीट करके एकदम से पानी में डालते हैं, एकदम से उसको ठंडा करते हैं, तो उसकी हार्डनिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको तलवारों का उदाहरण दे दिया है, जो मूवीज़ में आयरन मैन वगैरह में, पुरानी पिक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि तलवार को एकदम से हीट करके एकदम से पानी में डालते हैं ना, तो क्वेंचिंग होती है। तो क्वेंचिंग के लिए हमको क्वेंचिंग मीडिया चाहिए होता है, तो ये ब्राइन सोल्यूशन, वाटर, ऑयल, ये सब तभी यूज़ होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेंचिंग। व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशल अलॉय स्टील्स। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोल्ड एयर, ठंडी हवा का जो झोंका होता है उसको हम देते हैं किसके लिए, विशेष मिश्र धातु के लिए, क्वेंचिंग के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की किया गया उष्णोपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, कई बार टेम्परिंग का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान रखेंगे, पुनः गर्म कर रहे हैं हम, इसको रीहीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हार्डन्ड स्टील है। टेम्परिंग हम क्यों करते हैं फिर बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अगर आपने उसको हार्ड कर दिया है तो उसमें भंगुरता आ जाती है। भंगुरता मतलब सीधे सीधे समझिए, आपने कांच में पत्थर उठा के मार दिया तो क्या होता है, कांच इस तरह से चूरे चूरे में बिखर जाता है। मगर वही अगर आपने पत्थर कोई स्टील के स्ट्रक्चर में मारते हैं तो क्या होता है, वो पिचक जाएगा इस तरह से, मगर उस चूरा चूरा नहीं होगा। ठीक है, तो जो चूरा चूरा हो जाता है ना, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, हथौड़ा मारते हैं, वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं भंगुरता। तो अगर आप आयरन को भी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बना देंगे तो उसमें यही गुण आ जाता है, भंगुरता। तो इस भंगुरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग। टेम्परिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा स्टील है उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपको रीहीटिंग या हार्डन्ड स्टील वगैरह दिखेगा तो समझ जाइए टेम्परिंग की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनीलिंग। अनीलिंग का एडवांटेज क्या है, तो इसका याद रखेंगे, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस।
ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, मगर एमसीक्यू में आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर फाइंड करना होता है। और जो ये पीडीएफ है इसमें भी आपको यही दिया है 162 का ए। तो आप इसको याद रखें कि अनिलिंग किस लिए करते हैं, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जब भी आप कोई जो आपका मटेरियल है उसको आप ठोकते हैं, पीटते हैं, ठीक है, उसका शेप वगैरह चेंज करते हैं, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल पहले ऐसा है, अब वो इस तरह से मुड़ गया, तो यहाँ वाले पार्टिकल ज़्यादा पास में आ गए, वाले पार्टिकल दूर में चले गए। तो इस तरह के उसमें कई सारे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं इसकी वजह से, तो उनको दूर करने के लिए भी हम अनिलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ स्टील कंपोनेंट्स। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसका नाम है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग, नाम से ही नॉर्मलाइजिंग। ठीक, तो जो इंटरनल डिफेक्ट्स आ गए स्टील कंपोनेंट में उसको दूर करना है तो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। अगर बहुत हल्का टॉर्क आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे 164 का भी वुड रफ की। ठीक है, टॉर्क को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइट, सॉरी हिंदी में पढ़ रहा था, ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क वुड रफ की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी में इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। अगले क्वेश्चन में कहता है, जो असेंबली वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुण जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, स्टील का अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, जैसे स्ट्रेंथ चेंज करना है, डफनेस चेंज करनी है, डक्टिलिटी चेंज करनी है, तो ये जो नीचे सारी प्रोसेस आपको दिखाई है ना, सबसे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। मगर एमसीक्यू में फिर वही कह रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमको बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो गई, चिमड़पन हो गया, डक्टिलिटी, ये सबसे ज़्यादा हार्डनिंग से चेंज होती है, इसलिए इसका आंसर हार्डनिंग हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस असेंबली चैप्टर्स के। इसके बाद के जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा गेजेस, उसके क्वेश्चन हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, और हमारा प्रयत्न यही है, हमें पता है कि आपके एग्ज़ाम्स कई लोगों के तो हो भी गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को हम कंप्लीट करें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।